हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। आधुनिक भारत की इस सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत में यूरोपियंस का आगमन। भारत में यूरोपियंस के आगमन के क्रम में हमने कल पुर्तगालियों के बारे में बात की थी कि भारत में पुर्तगाली किस प्रकार से आते हैं। तो पिछली क्लास का हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डचों के बारे में और अंग्रेजों के बारे में कि किस प्रकार से वो भारत में कंपनी के रूप में आते हैं। तो देखिए, हमने कल की क्लास में आपसे बात की थी कि पहले भारत और यूरोप का जो व्यापार है ये स्थल मार्ग से चलता था, लेकिन स्थलीय मार्ग 1453 में एक घटना घटी थी। उस्मानिया सल्तनत ने इस तुर्की पर कब्जा कर लिया था और स्थलीय मार्ग इस प्रकार से बंद हो गए थे और यूरोप वासियों के लिए एक नए मार्ग की खोज की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने इसी क्रम में समुद्र के रास्ते की या समुद्र के मार्ग की रास्ते की उन्होंने खोज यहाँ पर की थी। तो यहाँ पर हमने आपसे बात की थी कि सबसे पहले जो यहाँ से भारत की खोज के लिए यूरोप से एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज व्यक्ति यहाँ से निकलता है और ये इसी अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है, कैप ऑफ गुड होप या जिसको आशा अंतरीप के नाम से जानते हैं, यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद वो फिर से द्वारा यूरोप बहुत वापस यहाँ से चला जाता है या वापस चला जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी कि अगला व्यक्ति जो कि भारत की खोज के लिए निकलता है स्पेन से। स्पेन का नाविक होता है कोलंबस और कोलंबस यहाँ से निकलता है स्पेन से और ये रास्ता भटक जाता है और ये पहुंच जाता है उत्तर अमेरिका। तो इसने उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज यहाँ पर कर दी थी 1492 में। इसके बाद हमने बात की थी कि एक नाविक निकलता है पुर्तगाल से। कहाँ से नाविक निकलता है? पुर्तगाल से, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये भारत के मार्ग की खोज करने में सफल रहता है। तो ये कैप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के दक्षिण में एक राज्य कालीकट यहाँ पर पहुंच जाता है। कालीकट में इसकी जो मुलाकात होती है, हिंदू राजा जमोरियन से इसकी मुलाकात होती है और जमोरियन इसका बहुत स्वागत करता है। स्वागत के बाद जब ये वापस पुर्तगाल जाता है तो उस समय यहाँ से जड़ी बूटी, मसाले और कई सारे उपहार साथ में लेके जाता है और इन उपहारों को वो पुर्तगाल में बेचता है। तो इस उपहारों को जब वो वहाँ पे पुर्तगाल में बेचता है तो पूरी यात्रा का उसको 60 गुना यहाँ पर लाभ होता है। तो यही कारण है कि पुर्तगाली भारत आने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि जो पुर्तगाली से जब पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में भारत में हो जाती है तो उसको संचालित करने के लिए वहाँ की सरकार के द्वारा एक मुख्य अधिकारी भेजा जाता है जिसको गवर्नर के नाम से जानते हैं। तो पहले गवर्नर के बारे में हमने बात की थी कि जो पहला गवर्नर है वो भारत में आया था। इन सारी बातों हमने डिस्कस की थी। ये भी हमने देखा था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, जो मुख्य रूप से जो कंपनियां थी, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। आज की इस क्लास में हम डचों के बारे में समझने वाले हैं। ये पिछली क्लास में हम सारा कवर कर चुके थे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डचों के बारे में कि डच किस प्रकार से भारत में आते हैं। तो देखते हैं डचों के बारे में। देखिए, जो डच थे ये मुख्य रूप से हॉलैंड या नीदरलैंड के जो निवासी हैं उनको डचों के नाम से जाना जाता है या डच बोला जाता है। तो ये कहाँ के निवासी थे? मुख्य रूप से हॉलैंड पहले इसको बोलते थे, अभी वर्तमान में इसको हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। तो नीदरलैंड के जो निवासी हैं उनको डच कहा जाता है। अब जो डच हैं, डच जो है ये 1592 में एमस्टरडम में एमस्टरडम के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी। तो वही वही नीदरलैंड में या हॉलैंड में हम कहें, एमस्टरडम में व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना की थी। एक कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1552 में ईस्वी में एक स्थापना की गई थी। इसके बाद जब स्थापना हो जाती है तो 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स अस्तित्व में आती है। यानी कंपनी की जब एम्स्टर्डम में व्यापारियों के द्वारा स्थापना कर दी जाती है, उसके बाद में 1602 में
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड अस्तित्व में आती है। इसके बाद जब अस्तित्व में कंपनी आ जाती है और भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी आ जाती है, इसी के साथ 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री जो डचों के द्वारा स्थापित की गई थी, ये मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। आज जो हम अपना तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, वहीं पर अभी वर्तमान में मसूलीपट्टनम पड़ता है। तो इसी क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कब की थी ये फैक्ट्री स्थापित? 1605 ईस्वी में इन्होंने स्थापित की थी। इसके बाद 1639 में उन्होंने गोवा जो पुर्तगाली शक्ति का केंद्र था, कब? 1639 में इन्होंने क्या करा? गोवा जो पुर्तगाली शक्ति का केंद्र था, हमने देखा था कि पुर्तगालियों ने अपनी इसको राजधानी भी बनाया था। 1641 में मलक्का पर विजय प्राप्त की तथा 1658 में लंका पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। तो शुरुआती तौर में इन्होंने 1639 में गोवा जो पुर्तगालियों की शक्ति का केंद्र था, 1641 में मलक्का पर विजय प्राप्त कर ली और 1658 ईस्वी में लंका पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। अब इसके बाद देखें, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात पर अधिक महत्व दिया। यानी और जो कंपनियां हैं उनने मसालों पर ध्यान केंद्र ज़्यादा दिया, लेकिन जो डच हैं, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात पर अधिक महत्व दिया था या अधिक बल दिया था। अब बात आगे की है। आगे चलकर जब ब्रिटिश एवं डचों के मध्य संघर्ष हुआ, तो उस संघर्ष में अंतिम जो युद्ध हुआ था या वार हुआ था, उसे हम बेदरा जो कि बंगाल में पड़ता है, बेदरा नामक स्थान पर हुआ था। बेदरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था बेदरा का युद्ध? 1759 में। कब हुआ था? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेजों की विजय इस युद्ध में हो जाती है और इस युद्ध के बाद डच भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो जाते हैं या हो गए थे। तो ये जो हमें संघर्ष भी याद रखना है कि डचों और अंग्रेजों का आगे संघर्ष होता है। जो उस संघर्ष में जो अंतिम युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध के नाम से जिसको जाना जाता है, 1759 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध के बाद भारत में जो डच होते हैं, उनका जो व्यापार होता है वो सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाता है। तो इस प्रकार से हमने बात की है डचों के बारे में कि डच किस प्रकार। इसके बाद होता है अंग्रेजों का आगमन। अब हमें यहाँ से बात करनी है अंग्रेजों के विषय में कि जो अंग्रेज होते हैं वो भारत में किस प्रकार से आते हैं। तो जब वो अंग्रेज देखते हैं कि पुर्तगाली और डच, जब ये सारे लोग भारत में व्यापार करने के लिए आ जाते हैं, तो इसी क्रम में एक कंपनी जो ब्रिटेन से आती है, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। अब इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है, ये इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना कब की थी? 1599 में इन्होंने कर दी थी। देखिए बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इंग्लैंड में जो मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने एक कंपनी की स्थापना करी है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 में कर दी थी। यानी हम कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में जो कि किन्ने की थी? मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने एक कंपनी की स्थापना 1599 में कर दी थी।
1599 में जब इस कंपनी की स्थापना हो जाती है तो यहाँ पर इस कंपनी के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो कि वहाँ पर उस समय महारानी होती हैं, और वो 31 दिसंबर वर्ष 1600 में एक आदेश या एक आदेश जारी करती है या चार्टर जारी करती हैं। कंपनी के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार प्रदान कर देती हैं। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें अभी देखी हैं ब्रिटेन के बारे में या ईस्ट इंडिया के बारे में, कि सबसे पहले मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के व्यापारिक समूह ने एक कंपनी की स्थापना की है जिसको इतिहास में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। और ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसको पूर्वी देशों के साथ महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। एकाधिकार का मतलब यहाँ पर यह है कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटेन से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए आएगी, और कोई कंपनी व्यापार करने के लिए वहां से नहीं आएगी। इसके बाद हम देखें कि इस कंपनी ने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और व्यापारिक विस्तार के लिए समय समय पर अपने दूत भेजे हैं। तो यहाँ की जो सरकार थी इस कंपनी को व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और व्यापारिक विस्तार के लिए वहाँ की सरकार के द्वारा समय समय पर दूत भेजे गए हैं या एम्बेसडर भेजे गए हैं। तो इसी क्रम में जो सबसे पहला दूत भेजा जाता है कैप्टन, जिसको हम कैप्टन हॉकिंस के नाम से जानते हैं, और जो कैप्टन हॉकिंस होता है इसको व्यापारिक अनुमति के लिए इसको भेजा जाता है। कब भेजा जाता है? 1608 में इसको भेजा जाता है। देखिए इसको कैप्टन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो हेक्टर नामक जहाज थी जिसका एक कैप्टन था, इस कारण से इसको कैप्टन हॉकिंस के नाम से जाना जाता है। तो ये 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा रहते हैं जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा जाता है, और जहांगीर के दरबार में इसको भेजा जाता है, और जब आता है तो जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि व्यापारिक अनुमति के उद्देश्य से सबसे पहले जो जेम्स प्रथम के दूत को भारत भेजा जाता है इसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, और कब भेजा जाता है इसको? 1608 में। और ये कहाँ पहुंचता है? जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। क्योंकि आपको पता होगा कि इतिहास में यदि हम बात करें तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और अकबर की मृत्यु के बाद उसका जो लड़का रहता है जहांगीर, वो मुगल एम्पायर का अगला बादशाह या अगला शासक बनता है। अब इसके बारे में यदि हम बात करें, जो कैप्टन हॉकिंस था ये फारसी भाषा का विशेषज्ञ था या विद्वान था। देखिए जो मुगल एम्पायर था या मुगल साम्राज्य था, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी फारसी। तो ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये फारसी भाषा का विशेषज्ञ था। यही वजह है कि इसको भारत व्यापारिक अनुमति लाने के लिए भेजा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद यदि हम बात करें क्यों आया था भारत? फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए इसको भारत भेजा जाता है। अब इसके बाद देखें, इसकी जब मुलाकात होती है जहांगीर से, तो इसी मुलाकात के दौरान कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से भारत के पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहता है। यानी पूर्ण रूप से तो उसको यहाँ पर व्यापारिक जो फैक्ट्री है वो खोलने की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन जो मुगल एम्पायर होता है उनके कुछ क्षेत्रों में, यानी हम बात करें पश्चिमी क्षेत्रों में या पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति यहाँ पर उसको दे दी जाती है। मुगल शासक के द्वारा, जहांगीर के द्वारा इसको प्रदान कर दी जाती है। इसी के बाद में कई और दूत भारत भेजे जाते हैं। इसी क्रम में एक और दूत आता है जो आता है 1611 में, जिसका नाम है मिडिल्टन नाम का जो दूत है ये भी जेम्स प्रथम का दूत रहता है और ये भारत आता है। इसके बाद में एक अन्य दूत भेजा जाता है जिसका नाम है सर थॉमस रो। जिसका नाम क्या है? सर थॉमस रो, जो कि 1615 में भारत में भेजा जाता है, और ये भी जेम्स प्रथम का दूत था। तो ये भी व्यापारिक अनुमति प्रदान करने के लिए, इसको लाने के लिए भेजा जा रहा है। किसके द्वारा? जेम्स प्रथम के द्वारा। और जो थॉमस रो था ये भी फारसी भाषा का अच्छा विशेषज्ञ था या अच्छा जानकार था। जब ये भारत आता है
तो इसके मुगल मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करने में ये सफल रहता है। तो जितने भी जो मुगल एम्पायर था उसमें व्यापारिक जो फैक्ट्री है अनुमति लेने में सबसे जो सफल रहता है वो कौन रहता है? सर थॉमस रो। तो मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैक्ट्री खोलने में ये व्यक्ति सफल रहता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले आता है कैप्टन हॉकिंस 1608 में, लेकिन पूर्ण रूप से व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद अपन को ध्यान रखना है 1611 मिडिल्टन आता है। उसके बाद आता है सर थॉमस रो जो कि 1615 में आता है। और मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनमें जो व्यापारिक फैक्ट्री थी वो खोलने में अनुमति प्राप्त करने में वो सफल यहाँ पर हो जाता है। इसी के साथ में जब एक व्यापारिक अनुमति अंग्रेजों को मिल जाती है भारत में फैक्ट्री खोलने की, तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो सबसे पहले अंग्रेजों की जो फैक्ट्री भारत में स्थापित की गई है वो 1611 में स्थापित की गई है। कहाँ पर की गई है? मसूलीपट्टनम में। तो डचों ने भी सबसे पहला जो अपना फैक्ट्री का केंद्र बनाया था वो मसूलीपट्टनम को बनाया था। और अंग्रेजों ने भी 1611 में जो अपनी फैक्ट्री खोली है वो कहाँ पर स्थापित की है? मसूलीपट्टनम में। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुलहना फरमान जारी किया था। तो ये ध्यान रखना है कि गोलकुंडा, अभी हम इसको पढ़ेंगे कि गोलकुंडा कहाँ पर है। तो गोलकुंडा जो हमारा बीजापुर और गोलकुंडा आपने नाम सुने होंगे। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में अंग्रेजों को एक सुलहना फरमान जारी कर दिया था। इसी के साथ 1651 में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कारखाना स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने कहाँ पर स्थापित किया है? ब्रिजमैन ने हुगली में एक कारखाना स्थापित किया 1651 ईस्वी में। इसके बाद देखें तो 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रगेंजा तो 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रगेंजा का विवाह ब्रिटेन के शासक चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया था। यानी अब जो ब्रिटिश थी या अंग्रेज थे उनको बम्बई भी दहेज के रूप में पुर्तगालियों के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। क्यों प्रदान किया जाता है? तो विवाह में प्रदान किया जाता है। जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन ब्रगेंजा, इनका विवाह हो जाता है ब्रिटेन के शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ और बम्बई इस प्रकार से दहेज के रूप में इनको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज होते हैं उनका भारत में विस्तार बढ़ता चला जाता है। इसी के बाद देखें